नमस्कार, बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपकी सीनियर जीएस एजुकेटर बोल रही हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं रामसर स्थल, जिसमें भारत और खास तौर पर बिहार पर हमारा फोकस रहेगा। जी। सोचिए, बिहार में बाढ़ को रोकने वाली पहली दीवार सीमेंट की नहीं बल्कि पानी और पौधों की हो। आज हम बिहार के इन्हीं कुदरती सुरक्षा कवचों की कहानी समझने वाले हैं, जिन्हें हम रामसर स्थल कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की हमारी इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि रामसर स्थलों की पूरी अवधारणा को उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। हम ये जानेंगे कि ये हैं क्या, क्यों जरूरी हैं और सबसे बढ़कर बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार की दूसरी सरकारी परीक्षाओं के लिए कौन सी जानकारी सबसे काम की है। हाँ, जो कि एनवायरमेंट सेक्शन से तो सीधे सीधे सवाल आते हैं। तो चलिए इस विषय को खोलते हैं और इसे ऐसे समझते हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाए। जी, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर दुनिया भर के देशों को एक साथ बैठकर झीलों और दलदली जमीनों को बचाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? ये रामसर कन्वेंशन की कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, 1960 और 70 के दशक में दुनिया में विकास की रफ्तार बहुत तेज थी। शहर बन रहे थे, खेती के लिए जमीन चाहिए थी और इन सब में सबसे आसान निशाना बनती थी आर्द्रभूमियां, मतलब वेटलैंड्स। उन्हें बेकार जमीन समझ लिया जाता था। बिल्कुल, उन्हें बेकार समझकर सुखाया जा रहा था। तब कुछ वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को लगा कि हम अनजाने में धरती के गुर्दे यानी किडनीज को खत्म कर रहे हैं। धरती के गुर्दे, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। जैसे हमारे गुर्दे खून साफ करते हैं, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को। एग्जैक्टली। इसी चिंता को लेकर 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे बसे शहर रामसर में कई देश इकट्ठा हुए। अच्छा, तो शहर का नाम रामसर था। जी, और वहीं पर इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर दस्तखत हुए, जिसका मकसद था दुनिया भर की जरूरी आर्द्रभूमियों को बचाना और उनका विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। यहाँ ये विवेकपूर्ण उपयोग या वाइज यूज शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वहाँ इंसानों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। रामसर कन्वेंशन का मकसद इन जगहों को इंसानों से काटना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है कि हम इनका इस्तेमाल ऐसे करें कि इनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर को कोई नुकसान ना हो। मतलब वहाँ लोग मछली पकड़ सकते हैं, सिंघाड़े उगा सकते हैं, लेकिन सब कुछ सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। और भारत इस मुहिम में कब शामिल हुआ? भारत ने संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि 80 का दशक भारत में पर्यावरण चेतना के उभार का समय था। हाँ, चिपको आंदोलन वगैरह। जी, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन सब ने एक माहौल बनाया था। तो शायद सरकार पर भी एक पॉजिटिव दबाव था कि वो अपनी प्राकृतिक विरासत को बचाए। तो अगर परीक्षा के लिए एक लाइन में बताना हो तो रामसर स्थल क्या है? परीक्षा के लिए सबसे जरूरी लाइन यही है। रामसर स्थल का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक ऐसी आर्द्रभूमि जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत लिस्ट किया गया हो। ये एक ग्लोबल पहचान है। ठीक है, हमने आर्द्र भूमि या वेटलैंड शब्द कई बार इस्तेमाल किया। बीपीएससी में परिभाषाओं से भी सवाल आ जाते हैं, तो इसकी एक सरल सी परिभाषा क्या होगी? अगर रामसर कन्वेंशन की बात करें तो आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं जहां पानी जमा रहता है। अब ये पानी स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। अच्छा, ये मीठा, खारा या नमकीन कैसा भी हो सकता है? इसमें समुद्र के वो इलाके भी आते हैं जहां लो टाइड के समय गहराई 6 मीटर से ज्यादा ना हो। ये तो काफी बड़ी परिभाषा है। इसमें तो झीलें, तालाब, दलदल सब आ जाएंगे। बिहार के संदर्भ में हमारे चौर और ताल, मैंग्रोव, ये सब आर्द्रभूमि ही हैं। परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आर्द्रभूमियां प्राकृतिक जल भंडारण प्रणाली की तरह काम करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका महत्व सिर्फ कुछ पक्षियों के घर तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इनके फायदे बहुत गहरे हैं। सबसे पहले और बिहार के लिए सबसे जरूरी, बाढ़ नियंत्रण। आर्द्रभूमियां एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती हैं। जब नदियों में पानी बढ़ता है तो ये अतिरिक्त पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं। हाँ बिल्कुल, सोख लेती हैं और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ती हैं। इससे बाढ़ का असर काफी कम हो जाता है। ये बात तो उत्तरी बिहार के लिए संजीवनी जैसी है। कोसी, गंडक जैसी नदियां हर साल तबाही लाती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कामर झील या गोगाबील झील ये सब उत्तरी बिहार के लिए एक नेचुरल बांध का काम करती हैं? ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। स्रोत यही बताते हैं कि ये आर्द्रभूमियां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीधी मदद करती हैं, एक बफर जोन की तरह। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे छात्र अपने मेंस के जवाब में भी लिख सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण के अलावा और क्या भूमिका है इनकी? ये प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर हैं
जब प्रदूषित पानी इनमें आता है तो यहाँ के पौधे उसे साफ कर देते हैं। ये जमीन के नीचे पानी का स्तर बनाए रखती हैं, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं। और क्लाइमेट चेंज के दौर में? जी, ये कार्बन सिंक का भी काम करती हैं, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर अपनी मिट्टी में जमा कर लेती हैं। और जैव विविधता का भंडार तो ये है ही। हाँ, वो तो है ही, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए। ये उनके लिए किसी हाईवे पर बने जरूरी स्टॉपओवर की तरह है। अच्छा, ये तो हुई इनके महत्व की बात। अब जरा पूरे भारत के लेवल पर देखें, भारत में क्या स्थिति है? फरवरी 2026 तक के जो सबसे नए आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं। 98? जी, और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये दिखाता है कि भारत वेटलैंड्स को बचाने के लिए काफी गंभीर है। ये सब मिलकर करीब 13.6 लाख हेक्टेयर के इलाके को कवर करते हैं। आपने कहा कि संख्या बढ़ रही है, ये कोई नया ट्रेंड है? हाँ, पिछले 5-7 सालों में ये एक साफ ट्रेंड दिखा गया है। सरकार ने इसे एक मिशन की तरह लिया है। हर साल लिस्ट में नए नाम जुड़ रहे हैं। भारत के कुछ सबसे मशहूर रामसर स्थलों के नाम बताएंगे, जिनसे सवाल आते रहते हैं? जरूर। सबसे पहला नाम आता है ओडिशा की चिल्का झील का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून। फिर है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो साइबेरियन सारस के लिए मशहूर था। और खास बात यह है कि ये एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। और सुंदरबन का भी नाम आता है? हाँ, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन आर्द्रभूमि, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल और रॉयल बंगाल टाइगर का घर। और उत्तर में जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जो झेलम नदी के बहाव को कंट्रोल करती है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पता होने ही चाहिए। ये तो हुई पूरे भारत की बात, लेकिन हमारे छात्रों के लिए असली सवाल ये है कि ये सब बिहार में कैसा दिखता है? बेगूसराय और जमुई में इसका क्या असर है? बिल्कुल, और यही इस चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। फरवरी 2026 तक बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। 6? कुछ साल पहले तक तो सिर्फ एक ही था। जी, ये उछाल बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए एक एक करके इन सभी 6 स्थलों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार के पहले रामसर स्थल से। बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, जिसे काबरताल आर्द्रभूमि भी कहते हैं। ये बेगूसराय जिले में है और इसे 2020 में रामसर स्थल का दर्जा मिला। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? मैंने सुना है ये एशिया की सबसे बड़ी घोखुर झील है। ये घोखुर झील या ऑक्सबो लेक होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब नदियां मैदानी इलाकों में चलती हैं तो वे सांप की तरह बल खाती हैं। मेंडर। जी, समय के साथ नदी कभी-कभी अपना रास्ता सीधा कर लेती है और उसका वो घुमावदार हिस्सा कटकर एक अलग झील बन जाता है। उसका आकार गाय के खुर जैसा होता है, इसलिए गोखुर झील कहते हैं। अच्छा। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी ऐसी ही एक विशाल झील है। और इसका महत्व? इसका क्षेत्रफल लगभग 2620 हेक्टेयर है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है, खासकर जो सेंट्रल एशिया से आते हैं। और जैसा हमने बात की, ये बाढ़ नियंत्रण में भी बहुत मदद करती है। 2020 के बाद 2024 में बिहार को 2 और रामसर स्थल मिले। हाँ, 2024 में जमुई जिले के 2 पक्षी अभ्यारण्यों को एक साथ ये दर्जा मिला, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। इन्हें जुड़वा अभ्यारण्य भी कहते हैं शायद। जी, क्योंकि एक दूसरे के काफी पास हैं। नागी पक्षी अभ्यारण्य करीब 2.1 वर्ग किलोमीटर का है और नकटी करीब 3.3 वर्ग किलोमीटर का। इन दोनों का एक साथ चुना जाना ये दिखाता है कि ये पूरा इलाका पक्षियों के लिए एक जरूरी कॉरिडोर की तरह है। और फिर 2025 में तो जैसे बिहार के लिए एक बड़ी खबर आई, 3 और स्थल जुड़ गए। जी हाँ, 2025 में बिहार के रामसर स्थलों की संख्या दोगुनी होकर 6 हो गई। इसमें पहला नाम जुड़ा कटिहार जिले की गोगाबील झील का। गोगाबील झील की क्या विशेषता है? गोगाबील भी महानंदा और गंगा नदी के बेसिन में बनी एक प्राकृतिक गोखुर झील है। ये अपनी जलीय जैव विविधता के लिए जानी जाती है और कटिहार के लिए एक जरूरी बाढ़ बफर का काम करती है। और बाकी 2 कौन से जो 2025 में घोषित हुए हैं? दूसरे 2 हैं बक्सर जिले का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील। बक्सर का गोकुल जलाशय, ये गंगा के किनारे है, इसका क्या महत्व है? गोकुल जलाशय गंगा के दक्षिणी किनारे पर एक और गोखुर झील है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ 50 से भी ज्यादा पक्षी प्रजातियों का बसेरा है, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी हैं। और आखिर में छठा स्थल उदयपुर झील, ये पश्चिम चंपारण में है। हाँ, उदयपुर झील भी गंडक नदी से बनी एक प्राकृतिक गोखुर झील है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विंटरिंग साइट है। सर्दियों में यहाँ दूर दूर से पक्षी आते हैं। तो अब हमारे पास बिहार के 6 रामसर स्थलों की पूरी लिस्ट है। चलिए, अगर परीक्षा से पहले एक क्विक रिवीजन करना हो
तो वो कौन से 5-6 पॉइंट्स हैं जो किसी को भी नहीं भूलने चाहिए? ये सबसे जरूरी है, तो वन लाइनर्स को ध्यान से सुने। पहला, रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान। दूसरा, भारत शामिल हुआ 1982। तीसरा, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील बेगूसराय 2020 में। चौथा, बिहार में कुल रामसर स्थल 6। और पांचवा, नवीनतम स्थल जो 2025 में जुड़े, गोगाबील झील कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। इन 6 नामों और उनके जिलों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई ट्रिक है इसे आसान बनाने की? हाँ, इसके लिए एक सरल सा मेमोनिक बनाया जा सकता है। आप इसे KNN-GGU नियम से याद रख सकते हैं। KNN-GGU, इसे समझाइए जरा। बहुत आसान है। K से कांवर झील बेगूसराय, पहले N से नागी पक्षी अभयारण्य जमुई, दूसरे N से नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई। ओके, KNN हो गया। फिर G से गोगाबील झील कटिहार, दूसरे G से गोकुल जलाशय बक्सर और U से उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, KNN-GGU। इससे 6 के 6 नाम आसानी से याद रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये KNN-GGU का फॉर्मूला निश्चित रूप से काम आएगा। तो अगली बार जब कोई बिहार के किसी ताल या चौर को देखे तो उसे सिर्फ पानी न समझे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का खजाना हो सकता है। बिल्कुल सही। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है। तो अगले लेक्चर में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम पर्यावरण से जुड़े एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। और इसमें भी हम भारत और बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स पर ही फोकस करेंगे। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, एनवायरनमेंट के विषयों से BPSC में सीधे प्रश्न आते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।